सबसे पहले आते हैं हम रिलेशन पर। रिलेशंस रिलेशंस वर्ड से तो आप बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं, है ना। रिलेशन क्या, मदर सन रिलेशन, फादर सन रिलेशन, मदर डॉटर रिलेशन, ठीक है। ऐसे ही रिलेशन अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स लें, उस पर हम क्या रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इक्वलिटी, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये सब रिलेशन ही तो हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे हम डिफाइन कर रहे हैं। इसके बारे में आप डिटेल में बहुत पढ़ चुके हैं, अपने बीएससी में, यूजी में पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे आपको बस इसकी कुछ मेन चीज़ें बतानी है लेटेस्ट पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैं आपको बस कुछ चीज़ें ही बताऊंगी इसकी। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, ये सब आप अच्छे से समझते हैं। अगर नहीं आपको अभी याद आ रहा है तो एक बार आप अपनी यूजी की किताब में से इसे अच्छे से पढ़ लें, तभी आपको नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बाइनरी रिलेशन की। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, जो दो सेट्स पर डिफाइन होता है, दो सेट पर डिफाइन होता है। तो सपोज ए एंड बी with two sets, then a binary relation from A to B. Binary relation from A to B क्या है ये, दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का, यानी कि ए प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। इसे हम आर से डिनोट करते हैं रिलेशन को, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आर में किस तरह के एलिमेंट हैं, सपोज ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ बी, दिस ऑर्डर्ड पेयर ए बी, दिस ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर आर में है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी। क्या बोलेंगे, ए रिलेटेड टू बी। अगर हम बी ए लिखते हैं, बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स बी रिलेटेड टू ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। आगे ये बात समझ, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब अगर किसी सेट पे हमें रिलेशन डिफाइन करना है, ये तो क्या हो गया, दो अलग अलग सेट हो गए, तो हम एक किसी सेट पे रिलेशन डिफाइन करना है, यानी कि आर क्या है, फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, सॉरी ये क्या है, आर क्या है, फिर ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। अगर हम एक सिंगल सेट ए पर इसको डिफाइन करते हैं तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। एक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देती हूँ। मान लीजिए एक सेट हमने ले लिया 1 2 3, बी सेट हमने ले लिया ए बी, तो एक सिंपल सा रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ से कितने एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में, कोई मुझे बता सकता है, 1A 1B 2A 2B 3A 3B, कितने एलिमेंट आए, 6, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6। एक रो में कितने एलिमेंट्स आए, 6। तो आप यहाँ पे आप आर डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन, कैसे, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन, एक 1A 1B 2A 2B, ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, और ये एक रिलेशन है जो ए क्रॉस बी पर, सॉरी ए से फ्रॉम ए टू बी डिफाइन है, ठीक है। कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू m और in b इक्वल टू n, then number of relations on a b from a to b is 2 to the power mn, कितने होंगे, 2 to the power mn, इतने रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन भी पढ़े हुए हैं आपने, है ना, फंक्शंस पढ़े हुए हैं ना। तो एक ये मेजर डिफरेंस है
कि जो रिलेशन होते हैं वो फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस आर रिलेशन बट रिलेशंस मे नॉट बी फंक्शंस। ठीक है। फिर इसमें क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज है रिलेशन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कुछ याद है रिफ्लेक्सिव के बारे में? क्या होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी? If relation is reflexive if and only if A related to A. A function is reflexive if जिसमें सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हो, A रिलेटेड टू A, है ना बच्चों? यानी कि जो ये पेयर है A A ये भी R में हो। ये फंक्शन कैसे हैं? जो A से A पर है, फ्रॉम A क्रॉस टू। ये किस पर डिफाइन है? A पर डिफाइन है। ठीक है, यानी कि जो R है ये सबसेट किसका है? A क्रॉस है A का। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन कैसा होता है? A रिलेटेड टू B implies B रिलेटेड टू A। ठीक है, B रिलेटेड टू A ऐसे लिखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एंटी सिमेट्रिक। ये टाइप्स बता रही हूँ मैं आपको। एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक कैसा होता है? A रिलेटेड टू B implies A related to B and B related to A, this implies A equal to B। ठीक है, A related to B and B related to A, this implies A equal to B। ये होती है एंटी सिमेट्रिक। एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिविटी क्या होती है? ट्रांजिटिव A related to B, B related to C implies A related to C। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आपने पढ़ा है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं उन रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद हम आते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पर। किस पे आते हैं हम? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पर। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब ये जो एंटी सिमेट्रिक है इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ी? एंटी सिमेट्रिक की जरूरत हमें कहाँ पड़ी? तो इसके लिए हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पढ़ेंगे। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स। A relation R on a set A relation R on a set A is said to be partially ordered set, यानी कि पोसेट। क्या बोलते हैं हम इसे? पोसेट। ठीक है, partially ordered if रिलेशन जो है वो क्या होगा? partially ordered। partially ordered if R is number 1 reflexive, antisymmetric and ट्रांजिटिव। जो इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो रिलेशन कैसा होता है? पार्शियली ऑर्डर्ड ऑन ए, और ए टुगेदर विद आर, ए टुगेदर विद आर इज सेड टू बी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, यानी कि पोसेट। ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे हम कौन सा सेट, पहले हम कौन सा रिलेशन लें? एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। हमने ले लिया लेस देन इक्वल टू।
हमने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब इस पर हमने जो सेट लिया है वो लिया है डिविजिबिलिटी। कौन सा सेट लिया है हमने? डिविजिबिलिटी। तो देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हो गया। क्यों? क्योंकि ए डिवाइड्स ए, यानी कि ए इज रिलेटेड टू ए। ठीक है। बी क्या है? बी में हमने ले लिया एंटीसिमेट्रिक के लिए ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। दिस ये ऐसा कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। ठीक है। सी है ट्रांजिटिव, ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स सी, दिस इम्प्लाइज ए डिवाइड सी। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर डिविजिबिलिटी रिलेशन है वो पार्शियली ऑर्डर है। इसलिए जो सेट एन है वो इस डिविजिबिलिटी रिलेशन के साथ पार्शियली ऑर्डर्ड है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। समझिए बच्चों, कोसेट बनाता है यानी कि वो। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में जो रिलेशन है वो हमने स्ट्रिक्टली लेस देन ले लिया। क्या ले लिया? लेस देन। और सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ, है ना? ये तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ, क्योंकि ए लेस देन ए थोड़ी ना होता है। हम क्या लिखते हैं? ए लेस देन इक्वल टू ए तो लिख सकते हैं हम, लेकिन ए लेस देन ए नहीं लिखते हैं। ये तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ। जब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ तो ये जो रिलेशन है लेस देन, ये पार्शियली ऑर्डर नहीं है, और इसलिए जो सेट एन है वो इस रिलेशन के साथ पार्शियली ऑर्डर सेट नहीं है। समझिए बच्चों? ठीक है। अब जो इसका एक मेन वो है पोसेट को रिप्रेजेंट करना, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट है उसको हम बोलते हैं हैश डायग्राम। क्या बोलते हैं? हैश डायग्राम। ठीक है। तो मैं आपको हैश डायग्राम बनाना सिखाती हूँ, बहुत अच्छे से आपको ये सीखना है। हैश डायग्राम यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट। ठीक है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमने सेट ले लिया है x 2 3 6 12 24 36, और इसके साथ जो रिलेशन लिया है वो लिया है x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x डिवाइड्स y। ठीक है। x डिवाइड्स y, इसका हैश डायग्राम बनाना है हमें। समझ रहे बच्चों? देखो हैश डायग्राम में जो एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है, जो एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंपैरेबल। क्या बोलते हैं? नॉन कंपैरेबल। ठीक है बच्चों। तो जो और जो नॉन कंपैरेबल एलिमेंट्स हैं वो एक साथ एक लेवल पर आएंगे। जो नॉन कंपैरेबल होते हैं वो एक लेवल पर लिखे जाएंगे। जैसे 2 और 3 है, तो 2 तो 3 को डिवाइड नहीं करता है ना, 3 2 को डिवाइड करता है। तो ये कैसे हैं? नॉन कंपैरेबल है। तो हम इन्हें लिखेंगे 2 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है। अब आता है 6 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है। तो इनका कॉमन एलिमेंट हो गया, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ 6। और ऐसे इन्हें रिलेट करेंगे 2 से। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, मैं स्ट्रेट लाइन भी नहीं खींच पाती हूँ। ठीक है। तो ये हो गया 2 से 6 भी रिलेटेड हो गया और 3 भी रिलेटेड हो गया। अब आते हैं हम 12 पर। किस पर आते हैं? 12 पर। 12 6 से डिविजिबल है बच्चों, तो इसे हम ठीक 6 के ऊपर बना देंगे ऐसे। ये हो गया 12 और ये 6 से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 के साथ रिलेटेड हो गया। अब आते हैं हम 24 पर। ठीक है। 24 और 36 दो एलिमेंट बचे आपके पास। क्या 24 36 को डिवाइड करता है? नहीं है, लेकिन 12 तो 24 को डिवाइड करता है और 12 36 को भी डिवाइड करता है। यानी कि ये जो दोनों हैं 12 से डिविजिबल हैं, लेकिन आपस में डिविजिबल नहीं है, यानी कि आपस में नॉन कंपैरेबल हैं। तो इसलिए ये सेम लेवल पर आएंगे 24 और 36।
और ये दोनों 12 से डिविजिबल हैं, इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, ये 12 से रिलेटेड होंगे। आया ये हैश डायग्राम आपको समझ? बच्चे आया आपको ये समझ? आगे बढ़े, इसमें कुछ कंफ्यूजन? अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में हम लेते हैं एक सेट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हैश डायग्राम बनाना है पावर सेट ऑफ एक्स, और रिलेशन कौन सा लेना है, इंक्लूजन रिलेशन। क्या लेना है, इसे हम बोलते हैं इंक्लूजन। ये सब सेट है ना, इसे लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन। ठीक है बच्चों, तो पहले तो हमें पावर सेट लिखना पड़ेगा कि पावर सेट ऑफ एक्स क्या होगा। पावर सेट ऑफ एक्स में बताओ कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, एम्प्टी, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। बच्चों आप बोलते नहीं हो, 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये हो गया पावर सेट। कितने एलिमेंट हुए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3, यानी कि 8 एलिमेंट होते हैं। पावर सेट में कितने होते हैं, अगर x में n एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ x में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n, है ना, 8 एलिमेंट्स हो गए। अब हमें ये हमारे पास सबसेट्स हैं x के, इन पे हमें इंक्लूजन रिलेशन से हैश डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आया एम्प्टी। सबसे पहले क्या आया, एम्प्टी। एम्प्टी तो सबका सबसेट है, एम्प्टी क्या है, सबका सबसेट है। वन सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3 सबका सबसेट है। तो इसलिए जो एम्प्टी है वो सबसे नीचे आएगा। एम्प्टी कहाँ आएगा, सबसे नीचे। ठीक है, लोअर पॉइंट हो गया एम। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। क्या 1 सिंगलटन 2 का सबसेट है, क्या सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 का सबसेट है? क्या ये आपस में रिलेटेड है तीनों? क्या ये तीनों आपस में रिलेटेड है? नहीं, नहीं ना, तो ये नॉन कंपैरेबल हो गए। तो इसलिए एक ही उस पे आएंगे लेवल पर। हमने ये 3 पॉइंट बना लिए। ये हो गया सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड सिंगलटन 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 1 2। नेक्स्ट क्या है, 1 2। 1 2 का सबसेट कौन कौन है, सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2 दोनों ही है, तो ये इनके बीच में आएगा। ये हो गया 1 2। ठीक है, ये इससे भी रिलेटेड हो गया और ये इससे भी रिलेटेड हो गया। और ये तीनों के जो तीनों हैं, ये मैंने रिलेटेड नहीं किए। मेरी ड्राइंग बच्चों मैंने बताया बहुत बेकार है। ठीक है, अब कौन आया, 1 3, है ना। 1 3 किस किस से रिलेटेड है, 1 से भी रिलेटेड है और 3 से भी। तो ये 1 और 3 का कॉमन हो गया, 1 और 3 से रिलेटेड हो गया, ये हो गया 1 3। ठीक है, फिर कौन आया, 2 3। 2 3 किस किस का है, 2 का और 3 का। और क्योंकि 1 2 1 3 2 3 ये कैसे हैं, नॉन कंपैरेबल हैं, तो इसलिए सेम लेवल पर आए हैं। समझ गए बच्चों, ये हो गया 2 3। समझ गए ना बच्चों। अब आता है 1 2 3। 1 2 3 तो सबका सुपर सेट है, ये सब के सब जो है ये 1 2 3 के सब सेट हैं। तो 1 2 3 यहाँ आएगा और ये इन सब से रिलेटेड होगा, इन सब से रिलेटेड हो गया। ये हो गया 1 2 3। तो ये हैश डायग्राम हो गया इसका। ठीक है बच्चों, समझ गए, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको ये सब करने हैं, हैश डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जितने एग्जाम्पल दिए हैं वो भी, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनके भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनिमल एलिमेंट। तो मिनिमल एलिमेंट क्या होगा किसी कोसेट में, मिनिमल एलिमेंट किसी कोसेट में, हमारे पास एक कोसेट है, ये कोई रिलेशन है
लेस देन इक्वल टू से हम इसे बस डिनोट कर रहे हैं, ये कोई रिलेशन है, ठीक है। तो ए एलिमेंट ए इन पी is said to be minimal element if there is no other element in B such that B not equal to A. If there is no other element B in P such that A not equal to B and B less than equal to A, ठीक है। यानी कि ए से छोटा कोई भी ना हो। हैश डायग्राम से अगर हम देखें तो जो सबसे लोअर पॉइंट है, जो सबसे लोअर है, ये एम्प्टी है, जो ये क्या है, इसका मिनिमल एलिमेंट है। क्या है ये इसका मिनिमल एलिमेंट, क्योंकि इससे छोटा एलिमेंट कोई भी नहीं है इसमें। छोटा मतलब इससे नीचे हैश डायग्राम में, लोअर इससे, ठीक है। समझ गए बच्चों। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो अभी दूसरा एग्जाम्पल देखा था हमने, ये इसमें मिनिमल एलिमेंट क्या होंगे, 2 और 3 दोनों ही इसके मिनिमल एलिमेंट है, ठीक है। दोनों ही क्या है, इसके मिनिमल एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। ऐसे हम मैक्सिमल एलिमेंट बता देंगे। मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा, इसमें मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, 24 एंड 36 दोनों ही इसके मैक्सिमल एलिमेंट हैं। और इसके मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, सेट 1 2 3, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो मिनिमल है मैक्सिमल एलिमेंट पता चल गया आपको। अब आते हैं हम लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट पे। क्या आते हैं, लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट। लिस्ट एलिमेंट क्या होगा, A belongs to P such that A is less than equal to X for all X belongs to P, then A is called list element. A is less than equal to X for all X belongs to P, ठीक है। इसे हम जीरो एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो एलिमेंट भी बोलते हैं। समझ गए बच्चों। तो मिनिमल और लिस्ट में क्या डिफरेंस हुआ, जो लिस्ट एलिमेंट है वो सबसे ही छोटा है, ठीक है, सबसे ही, हर एक एलिमेंट से। तो यहाँ ये जो मिनिमल एलिमेंट था एम्प्टी, ये लिस्ट एलिमेंट है। ये क्या है, लिस्ट एलिमेंट भी है और मिनिमल भी है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम 2 और 3 की बात करें तो 2 3 से तो नॉन कंपैरेबल है, तो 2 और 3 में तो हम बता ही नहीं पाए कौन सा छोटा है, इसलिए इसमें कोई सा भी लिस्ट एलिमेंट नहीं है। जो ये कोसेट है ये लिस्ट एलिमेंट नहीं रखता है। समझ गए बच्चों। ऐसे ही होता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट। क्या, ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, जो सबसे बड़ा हो। तो जो ये कोसेट है ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी नहीं रखता। 20 और 4 और 36 आपस में नॉन कंपैरेबल हैं, तो हमें बता ही नहीं सकते कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ना। तो इसलिए ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखता है। लेकिन जो ये वाला एग्जांपल है आपका, ये पावर सेट वाला, इसमें आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट बता सकते हो कि जो सेट 1 2 3 है ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ये जो है ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब आते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है, सपोज दिस इज ए पोसेट and A is subset of P, then an element X of P is said to be an upper bound of B, upper bound of A, ठीक है। P का कोई एलिमेंट A का अपर बाउंड होगा if A is less than equal to X for all A belongs to A। आइए डेफिनेशन समझ। देखो ये जो अपर बाउंड है ये किसके लिए है, P के किसी सबसेट के लिए, A के लिए। A के अपर बाउंड क्या होगी, P का कोई ऐसा एलिमेंट ताकि A के सारे एलिमेंट उस एलिमेंट से छोटे हों। A के एलिमेंट, सारे एलिमेंट P के जिस एलिमेंट से छोटे हैं वो क्या एलिमेंट क्या होगा, वो अपर बाउंड होगा, ठीक है। और लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है,
list upper bound an element x of p is said to list upper bound of a is subset of p if x is an upper bound of a and x is less than equal to y for all upper bounds y of a। मान लीजिए ए के कई अपर बाउंड है ना, ए के क्या है 4 अपर बाउंड है, तो उनमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम। क्या बोलते हैं, लिस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम। एक बार बच्चों ये आप सब पढ़ चुके हो है ना, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ऐसे ही आते हैं हम लोअर बाउंड पर। लोअर बाउंड क्या होता है, x element of p is said to be lower bound of a if x is less than equal to a for all a belongs to a। यानी कि जो x है वो a के हर एक एलिमेंट से छोटा है। फिर आता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, if x belongs to p x is lower bound of a and x is greater than equal to y for all lower bounds y of a। a की जितने भी लोअर बाउंड्स हैं x उनमें सबसे बड़ा है, तो x क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इनफीमम। क्या बोलते हैं इसे, इनफीमम। और ये सब यूनिक होते हैं, अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इनफीमम एग्जिस्ट करता है तो ये यूनिक होगा। ऐसे ही लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अपर बाउंड, सुप्रीमम और इनफीमम यूनिक होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए। इस सब में आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आपके चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 95 पर, ठीक है। इसमें से मैंने बस डुअल छोड़ा है, ये आपको नहीं पढ़ना है, डुअल ऑफ कोसेट ये आपको नहीं पढ़ना है, तो बाकी सब आपको करना है। इसलिए आप जो भी मैंने कराया है ये कोसेट से रिलेशन से लेकर यहाँ तक आप इसके एक्सरसाइज, इसके एग्जाम्पल्स ये सब अच्छे से कर लें, तब हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लैटिस, ठीक है बच्चों। तो आप इसे अच्छे से